प्यारे बच्चों, आज हम अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए, अगला अध्याय है क्या? उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। देखिए, उपनिवेश जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उपनिवेश स्थापित किए थे। देहात वो जगह स्थान होता है जहाँ पर कम पढ़े लिखे समाज के लोग रहते हों और जिन्हें समाज की इतनी अच्छी सोच और समझ ना हो। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख जो है वो एक प्रकार से जानकारी हैं। सरकारी जो जानकारी जो है, सरकार के द्वारा जो भी जानकारियाँ एकत्रित की गई उनका अध्ययन करना। देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत में ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता और कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। कहने का इसका भाव ये हुआ कि भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में 1600 ईस्वी में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आई। लेकिन इस व्यापारिक कंपनी ने भारत में यहाँ की कमज़ोर राजनीति का फ़ायदा उठाकर संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और कुछ ही समय में इस कंपनी ने भारत में से विभिन्न ढंगों से संपत्ति और जो साधन जो थे, इन साधनों का दोहन करके कुछ समय पहले जो भारत जो था वो एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था और इसे बिल्कुल कंगाल बना कर रख दिया। अंग्रेज़ों ने भारत में भूमि राजस्व, उस पर लगने वाला कर, भू राजस्व नीति की महत्वपूर्ण नीतियों को अपनाया। और ये जो नीतियाँ जो थी वो थी आपका इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, दूसरा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। ये तीन भू राजस्व की नीति अंग्रेज़ों ने भारत में अपनाई है। इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त एक ही है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी बंदोबस्त ये अलग अलग है। अब इसमें ऐसी नीतियाँ अपनाई जो भारतीय जो किसान जो थे वो भारतीय किसान भुखमरी के कगार पर जा पहुँचे और भारत में जो किसान जो थे, इन किसानों ने ऋणग्रस्तता से अपना बिल्कुल इनका जीवन ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके बाद देखिए, जमींदारों का जीवन। जमींदार वो लोग होते हैं जिनके पास अथाह मात्रा में अपनी ज़मीन होती है और भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में हुई थी। 1793 ईस्वी में बंगाल के अंदर ही इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था और इसमें बंगाल के ज़मींदारों पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। बर्धमान में की गई नीलामी की घटना। देखिए, बर्धमान जो था, इस बर्धमान का शासन करने वाला राजा बंगाल में ही वो राजा तेजचंद था और राजा तेजचंद की अनेक भू संपदाएँ बेची जा रही थी, नीलाम की जा रही थी। क्योंकि वो नीलाम इसलिए की जा रही थी कि सरकार जो थी, सरकार ने भू राजस्व संबंधी सारे अधिकार जो हैं वो सरकार ने दे दिए थे इन जमींदारों को और जमींदार भू राजस्व को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बावजूद वो सरकार के पास भू राजस्व जमा कराएंगे। लेकिन जमींदारों ने जब भू राजस्व सरकार के पास निश्चित नहीं कराया तो अब जमींदारों की भूमियों को बेचना ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी बन जाती थी, क्योंकि सरकार को हर हाल में अपने भू राजस्व की वसूली के लिए, भू राजस्व की पूर्ति के लिए उनकी संपदाएं जो है वो नीलाम की जाएंगी। सरकार को अधिकार था। नेक्स्ट देखिए, नए अदा किए गए भू राजस्व की समस्या। सरकार जो थी, सरकार ने इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त जो है वो 18वीं सदी में 1793 में लागू कर दिया था बंगाल के अंदर। ज़मींदारों का हस्तांतरण हुआ है क्योंकि ये हमेशा जो है वो ज़मींदारों एक निश्चित रूप से तय कर दिया गया। सरकार ने तय कर दिया कि जमींदार जो इतने भू राजस्व को जो हर हाल में सरकार के पास निश्चित कराएंगे और वो जमींदार जो भू राजस्व को किसानों से लेते थे अपना, और
जब वो अगर जमींदार उस भूरासों को जमा नहीं कराएंगे तो सरकार उनकी भूमि की नीलामी कर देती थी। भूराजस्व की अदायगी में जमींदार क्यों चूक करते थे? चूक मीन्स भूल है या गलती है। देखिए, इसलिए चूक करते थे जमींदार भूरासव ना जमा करने की, क्योंकि भूरासव जो है वो भूरासव की मात्रा जो थी वो अधिक थी। दूसरा, जब 1793 में बंगाल के अंदर ये इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कृषि उत्पादों की कीमत मतलब फसल की कीमत जो थी बहुत कम थी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूर्यास्त कानून लगाया। देखिए, सूर्यास्त कानून था क्या कि एक दिन निश्चित कर दिया, सरकार ने एक डेट दे दी कि मान के चलो कि अब सितंबर चल रहा है, कि अगर सितंबर की 20 तारीख भूरासव के लिए सरकार ने दे दी, 20 तारीख तक भूरासव जो सरकार के पास हर हाल में जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनकी संपदाओं को जो है वो 20 तारीख की शाम तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक संपदा नीलाम नहीं की जाएगी, उसके बाद में नीलाम कर दी जाएगी। उसके बाद इस्तेमारी बंदोबस्त को जमींदारों की शक्तियों को रियायत ने राज्य से एकत्रित करने तथा अपनी जमींदारी का प्रबंध करने के लिए सीमित कर दिया। अब जमींदारों ने इस भूरासव को एकत्रित करने के लिए अपने अधिकारियों को, जिन्हें अमला कहा जाता था, उनसे ये भूरासव एकत्रित कराते थे इकट्ठा, और उनके लिए कार्य भूरासव इकट्ठा करना कोई सरल कार्य नहीं था। जोतदार, देखिए जोतदार वो लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन थी और ये जमींदारों की ज़मीन पर भी कृषि करते थे। धीरे धीरे जोतदारों का उदय हो गया, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो जमींदारों की भू संपदाएँ अंग्रेज़ सरकार के द्वारा नीलाम कर दी गई, और 19वीं सदी में जाकर जो जोतदार जो थे वो जोतदार एक बहुत बड़े भू भागों के स्वामी बन गए, मालिक बन गए। अब उन्होंने स्थानीय जो लोगों का स्थान, जो कोई गांव या छोटे मोटे शहर जो थे, कस्बे जो थे, इन छोटे मोटे कस्बों में जो व्यापार होता था उन व्यापारों पर जोतदारों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।